न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बच्चे सबसे पहला काम आपको जो करना है ना, चैप्टर के सभी फॉर्मूले का एक चार्ट प्रिपेयर्ड होना चाहिए। क्यों सही बोल रहा हूं ना? न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फॉर्मूले का तो रोल आता है, सही बात है ना? Yes, किसी sir. को बोल रही नहीं है। क्यों सही बोल रहा हूं ना बच्चे? Yes, sir. ओके। विदांश, फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद हम बच्चे सेकंड स्टेप पे आएंगे, और जिसके अंदर हम क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा है उसको नोट डाउन करेंगे। सो गिवन डेटा को नोट करना सेकंड स्टेप है। प्लस जो भी फाइंड आउट करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को भी आपको नोट कर लेना है। तीन चीजें। सबसे पहले तो बच्चे यहां पे आपने कर दिया फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर। दूसरा, गिवन डेटा जो है उसको आपने नोट कर लिया। जिस क्वांटिटी को आपको फाइंड आउट करना है वो आप नोट कर लीजिए। ओके। ट्राई करो कि कभी भी न्यूमेरिकल्स में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है ना, एक चीज आप मेक श्योर कीजिए कि हर चैप्टर की चैप्टर समरी आपके पास हो। अगर किसी भी बच्चे को इस बात में कंफ्यूजन है कि सर हाउ टू क्रिएट द चैप्टर समरी, प्लीज कंटेक्ट मी। मैं आपको एक दो आइडियल समरी प्रोवाइड करूंगा। केवल की हेड मूवमेंट मुझे बता रही है कि उसके पास ऐसी कुछ समरीज रेडी हो चुकी हैं, राइट? सो बच्चे प्लीज कांटेक्ट मी, मेरे को एक बार आप मैसेज कीजिए, मेरे पास कुछ समरी पड़ी हुई है, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। एक पेज के अंदर हम एक सेशन की समरी प्रिपेयर कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सेशन की हमारी समरी जो है बच्चे, वो एक पेज में खत्म हो रही है। इट मींस अगर चैप्टर पूरा 6 सेशन का है, 6 सेशंस का है, तो 6 पेजेस के अंदर, 6 पेजेस के अंदर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर वेदांश जो चीजें दी हुई है ना, वो बहुत कम है। न्यूमेरिकल्स के अंदर उनसे बहुत बियॉन्ड चीजें आपको यूज करनी होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एनसीईआरटी मत रेफर कीजिए, कीजिए, आप देख सकते हो, यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। बट फिर भी अगर आपका हैंड रिटन कहीं पर समरी है तो उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी जो लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट फेयर। ध्यान रखना, मैं उनको फिर क्लास में से एब्सेंट मानूंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे, चैप्टर समरी या सेशन समरी ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है जो आपको प्रिपेयर करके रखना है। नहीं 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 सुजल, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं होगी। एक बार आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, आप देखना, यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू नो अपकमिंग जो भी आपकी एग्जाम्स हैं, जो भी पार्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है सर संगीत? हाँ जी। सर वो नोट्स के पीछे जो फॉर्मूला लिस्ट था वो नहीं चलेगा? चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि हर सेशन वाइज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपकी खुद की बनाई हुई एक फॉर्मूला लिस्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो तो यार यस। हमने दे ही रखी है ना, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए आपका खुद का किया हुआ। यस। ओके, चलिए। तो बच्चे सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिस्ट हम प्रिपेयर करेंगे, गिवन डेटा और जो क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद रिलेटेड कंसेप्ट्स की समरी, जो भी रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनकी समरी जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट के ऊपर जो तीन चीजें आपने 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले की थी, याद है क्या? फर्स्ट 3 क्लासेस में हमने क्या किया था? Vectors, differentiation and integration, and graph. यस, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और ग्राफ। ये बच्चे तीन चीजें हमारी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल्स के अंदर हाथ डाल सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम देखते हैं कि सेशन 2.2 की ये समरी हम किस तरीके से रेडी करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बच्चे पहला स्टेप हमारा ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहला कंसेप्ट, फॉर्मूला लिस्ट के अंदर बच्चे कॉन्सेप्ट्स को भी इंक्लूड करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं पूछ रहा हूं, जैनिल कैन यू टेल मी?
इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्जेस को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ता है? सर मैं बताऊं? यस प्लीज। 0। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इक्वी सर मैंने भी बोला 0। जनिल तेरी आवाज नहीं आई थी मित्र। ओके ठीक है। सो वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मली वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? तो नॉर्मली विच है W इज इक्वल टू Q टाइम्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, राइट? सो नॉर्मली वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर दोनों पोटेंशियल इक्वल, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, राइट? ओके। मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V नेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाता है बच्चे? V1 प्लस V2 प्लस Algebraic addition of यस एल्जेब्रिक एडिशन। इसको कोई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मत लिख देना, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ, यस भव्य, वी आर मेकिंग द फॉर्मूला लिस्ट। सो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये जो है बच्चे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल्स है, हर एक पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम है ये, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इट इज कोलंबियन कांस्टेंट K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं। और इसी को हम परमिटिविटी के फॉर्म में लिखें तो इट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है? चलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स किस टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। सो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा या डिपेंडेंट ऑन पाथ होगा? सर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। पाथ के ऊपर बच्चे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। आप अपने नोट्स के अंदर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वर्क डन बाय एवरी कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है? पोटेंशियल की ही हम बात कर रहे थे बच्चे, तो पोटेंशियल का भी फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल K Q डिवाइडेड बाय R, जिसको हम नॉर्मली क्या लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R लिखते थे, राइट? अरे याद है ना ये बात भी? यस सर। ठीक है। अच्छा, डायपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था बच्चे? KP cos थीटा बाय R स्क्वायर, डू यू रिमेम्बर ऐसा कुछ? अरे अरे याद आया क्या ऐसा कुछ? यस सर। वो अजीब सा डेरिवेशन, इफ यू रिमेम्बर, जिसको देख करके तुमको लगा कि फिजिक्स बहुत भयानक सब्जेक्ट है ना? ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो उसमें मैथ्स की चटनी बना रखी थी, है ना? पाइथागोरस अप्लाई करना, ये करना, वो करना, इतना सारा काम काज था, ठीक है? गुड। सोचे ये डायपोल की वजह से हमने पोटेंशियल बना दिया, ठीक है? सर हाँ जी। सर अगर फॉर्मूला लिखते हुए न्यूमेरिकल में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना पड़े? नहीं नहीं नहीं, न्यूमेरिकल्स में तो KP cos थीटा बाय R स्क्वायर चल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे KP cos थीटा बाय R स्क्वायर को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना ये K कहीं कैपिटल K मत बना देना, नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा। ये स्मॉल K ही रहेगा। यहाँ पे जो आप K लिख रहे हो ना, ये स्मॉल K ही रहना चाहिए। अगर कैपिटल K कर दिया तो एग्जामिनर के पास आपने एक चांस दे दिया कि काट मेरे मार्क्स तू, काट मेरे मार्क्स तू, है ना? अगर चांस देना है तो आप दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे चांसेस, और हम तुरंत मार्क्स डिडक्ट करते हैं, हम बिल्कुल शर्म नहीं करते इन बातों में, ठीक है? चलिए, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के कॉन्सेप्ट पर से। तो इफ यू रिमेंबर,
पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, अगर आपको याद हो तो। याद है कुछ? Yes, sir. फर्स्ट सेशन की डिस्कशन है, लेकिन ये समरी हम 2.2 के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें काम आने वाली हैं वहां पर, ठीक है। तो बच्चे इतना पार्ट है जिसके साथ हम डील कर रहे होंगे, प्लस यू का एक फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसको हम डेरिवेशंस के अंदर क्या लिखते थे? बोलो बोलो बोलो, डेरिवेशंस के अंदर क्या लिखते थे इसे? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. आर स्क्वायर। वाओ, हाउ स्ट्रांग यू गाइस आर यार। मतलब मैं आर स्क्वायर बोल रहा हूं तो तुमको बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्शन फील नहीं हो रहा है? नहीं सर, जो बोलना है बोलो, सब सही है। अबे के Q1 Q2 बाय आर होता है यार। फंस गए सारे के सारे, क्या लूचा कर रहे हो यार तुम लोग। U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर होता है साहेब। कॉन्सेंट्रेशन નથી તમારું ક્લાસમાં, नहीं ચાલે। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। होता है। हाँ जी सर, बोलिए। सर आपने थर्ड में क्या लिखा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक का? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। 2.2 के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का ये रामबाण इलाज है। सारी चीजें इसी में से फिनिश कर रहे होंगे हम, देखना आप। चलिए, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। अरे यार ठीक है, ले बस। खुश? यस सर, ले लिया। अब से बच्चे, ये जो क्लास के अंदर जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, इसकी भी इमेजेस आपको होमवर्क शीट के आंसर की के फॉर्म में मिलने वाली हैं, राइट। तो जो आपको प्रिंटेड कॉपी मिलती थी, वो प्रिंटेड कॉपी मिलना आपसे बंद हो जाएगी। अब जो चीजें मैं आपको यहाँ क्लास में करवा रहा हूँ, अगर वो, क्योंकि मेथड मैं ट्राई करता हूँ कि सबसे ऑप्टिमम मेथड आपके सामने आ पाए। और एक क्वेश्चन देख करके हमारे एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि सर फिजिक्स छोड़ देने की इच्छा कर रही है। तब से मैंने डिसाइड किया कि यार अब वो ऐसे अजीबोगरीब से डेरिवेशन जो मेथड्स से हम नहीं पोस्ट करेंगे। अब जो मैं क्लास में आपको करवा रहा हूँ, इसे ही हम जीएससीबी के आंसर की के फॉर्म में पोस्ट किया करेंगे। चलिए बुनीशा, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर दो, सेक्शन बी का। Yes, sir. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, 7 microcoulomb and -2 microcoulomb, placed at -9, 0,0 and at 9,0,0 respectively. How much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? थैंक यू। सो बच्चे देखिए, सबसे पहले जो डेटा हमें दिया हुआ था, हमने वो नोट करना चालू किया। क्वेश्चन में देखो एक वर्ड बोला हुआ था, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंबॉलिकली हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। यू आपसे पूछा हुआ है ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस, Q1 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकुलम, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। एंड सेकेंड चार्ज वॉज -2 माइक्रोकुलम, ये भी हमने नोट कर लिया, राइट। एंड प्लेस्ड एट -900, यानी 7 माइक्रोकुलम वाला कहां प्लेस्ड है? -900 पे प्लेस्ड है। एंड Q2 वाला कहां पे प्लेस्ड है? 900 पे प्लेस्ड है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। एक तो ये काम आपको करना है, और दूसरा कितना वर्क आपको करना पड़ेगा ये डिटरमाइन करना है। चलिए आ जाते हैं हम अपनी फॉर्मूला शीट में। मेरे को बताओ, यहाँ पे आपको यू की कोई इक्वेशन दिखाई पड़ रही है क्या? पोटेंशियल एनर्जी की कोई इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रही है क्या, जिसमें दो चार्ज हो? Q1 सर Q2 नीचे by किसके बाद? बहुत बढ़िया। इट इज U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R, करेक्ट। लगा सकते हैं ना इसको? Yes, sir. R क्या होता है इसके अंदर बताइए? डिस्टेंस नहीं, सिर्फ Radius. distance काम नहीं चलेगा, Radius. रेडियस भी नहीं है, नहीं चलेगा काम। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। पूरा स्टेटमेंट बोलो भाई। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ना डिस्टेंस है ना रेडियस है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, ठीक है ना? Yes, sir. चलो फिर अब सॉल्व कर डालते हैं फटाफट।
बताइए, U इज इक्वल टू, हम लिखना चालू करते हैं, U इज इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। अब बच्चे एक चीज ध्यान रखना, इसका मैं एक डायग्राम प्रिपेयर कर रहा हूं और फिर देखना कि ये सिचुएशन बन क्या रही है। देखो, ये बच्चे ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 0। यहां से 9 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट होगा 900, ठीक है, और इस 900 पे कौन आया हुआ है, -2 माइक्रोकुलम का चार्ज आया हुआ है, ठीक है ना। और इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे होगा -900, -900। यहां पे कितने माइक्रोकुलम का चार्ज है, 7 माइक्रोकुलम का चार्ज है। कैन यू टेल मी इस Q1 और इस Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया है? Sir, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। यस, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना यार, ये इसमें लोचा बहुत लोग करते हैं, जोड़ देते हैं इन चीजों को, जोड़ना नहीं है भाई। अरे यार, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। भले ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड है आपका चार्ज, राइट, और ये प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ओरिजिन के राइट साइड है, लेकिन दोनों है तो 9 सेंटीमीटर ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो बच्चे इन दिस केस Q1 इज इक्वल टू है 7 इंटू 10⁻⁻⁶, माइक्रो को हटा दिया, -6 कूलम बन गया। Q2 इज इक्वल टू हो गया -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। R इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 18 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 18 इंटू 10⁻2 मीटर। रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, सो U इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, K की जगह पर हमने वैल्यू रखी, Q1 की जगह पे हो गया 7 इंटू 10⁻6, Q2 की जगह पर हो गया -2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻2। अलिया भूली नहीं जता, मैंने तुमको ये चीज पहले बताई हुई थी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्जेस को वैल्यू के साथ साथ एक बीजी चीज भी मूकनी होती है। बोलो कौन सी चीज मूकनी होती है? चार्ज का साइन, बिल्कुल सही है। देख लो, यहाँ हमने चार्ज का साइन भी इंक्लूड कर रखा है। सॉल्व कर डालिए इसे, -6 -6 -12 +9 -3, 0.7। वाओ, अमेजिंग। चलिए, सो 0.7 पोटेंशियल एनर्जी है बच्चे, ये किस में आ जाएगा, जूल में। एक मिस्टेक अगेन मैंने जानी एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो आगे आंसर फिनिश, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे आ जा, तू W चाहिए तेरे को। देख रिलेशन U और W के बीच का, कहीं पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, U इज इक्वल टू क्या है, माइनस वर्क डन। बहुत बढ़िया। सो U इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया है हमारा, U इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करो तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ U। ये माइनस यहाँ का, और बच्चे U का आंसर किस में आया था, -0.7 था। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो +0.7 जूल हो जाएगा। अरे आ रही है क्या बात समझ में? इतना वर्क करना पड़ेगा और इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। गलत बात है यार, आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोल सर सर कैन आई? यस प्लीज। Sir, two charges, 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. First, identify an equipotential surface of the system. And second, what is the direction of the electric field at every point on this surface? Okay, so there are two charges. दो charges हैं बच्चे, एक है एक है +2 माइक्रोकुलम का एंड दूसरा है -2 माइक्रोकुलम का, करेक्ट। और इनसे हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिराइव करनी है कि भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहां पर होगी, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी गिवन डेटा है वो नोट कर लेते हैं, जो पूछा हुआ है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Q1 इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 माइक्रोकुलम। माइक्रो चलेगा क्या? नहीं। अरे अपने माइक्रोवेव ओवन में थोड़ी जा रहे हैं कि जो इसको इधर उधर करना है।
शिफ्ट करना पड़ेगा यार, कूलम में बदलना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी 2 into 10⁻⁻⁶ कूलम। Q2 इज इक्वल टू दिया है -2 माइक्रोकूलम, तो बच्चे ये हो जाएगा -2 into 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है दे बोथ आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर का, तो R इज इक्वल टू मैंने लिख दिया है 6 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बताओ? which has same potential at every point. बहुत बढ़िया। तो निकालना है बच्चे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कहां पर होगा ये आपसे पूछा हुआ है। किसी को कोई आइडिया है क्या? क्या करोगे इस क्वेश्चन में? सर दोनों चार्जेस के पोटेंशियल इक्वल होंगे तो उनको इक्वेट करके R की वैल्यू फाइंड कर सकते। वेरी गुड। अब बच्चे, अब तुम जस्ट ये सोचो कि इफ बोथ द चार्जेस आर लोकेटेड, यहाँ पे एक Q1 है, यहाँ पे आपका एक Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। मेरे को बताओ 3 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना आएगा? अगर आपको याद हो तो बच्चे फॉर्मूला अपने पास V का हुआ करता था, पॉइंट चार्ज की वजह से V का फॉर्मूला था KQ/R। तो बच्चे K तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही है, Q भी देख लो, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो अगर मैं इस मिड पॉइंट पे निकालना चाहता हूं पोटेंशियल, लेट्स से ये हमारा पॉइंट है O, इस पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो V at O will be equal to, बताओ क्या होगा? V due to Q1 plus V due to Q2। अरे यार भूल गए ना फिर से तुम, मैं तुमको ऐसा मत करो। V नेट पोटेंशियल कभी भी हम कैसे निकालते हैं? V1 plus V2 plus V3, जितने चार्ज उतना पोटेंशियल, सबको ऐड कर डालो, आंसर आ गया। चलो रखते हैं यहाँ पे VQ1 की वजह से इस पॉइंट पे मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। सो दिस कैन बी रिटन एज KC या कोलंबियन कांस्टेंट K Q1 डिवाइडेड बाय R1, इसको मैंने R1 ले लिया है, प्लस ये डिस्टेंस मैंने R2 ले लिया है। इट इज गोइंग टू बी K Q2 डिवाइडेड बाय R2। But as per our consideration, R1 and R2 both are equal. Let's say they are equal to R dash, क्योंकि R आपने कुछ ले लिया हुआ था, R dash के इक्वल ले लेते हैं। So this can be written as K Q1 by R dash plus सर इक्वल के लिए Q2 by R dash। बताता हूं मैं आपको। पोटेंशियल बच्चे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस निकालनी है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब देखो K by R1 dash एंड दूसरे वाले में भी है K by R dash, तो क्या हम उसे कॉमन ले सकते हैं? सो यहाँ पे Q1 plus Q2, कोई मुझे बताएगा Q1 और Q2 को ऐड करने पे आंसर आएगा कितना? 0। तो बच्चे इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइनली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? अब देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हुआ, यहां से इस पॉइंट पे जाओ तो भी पोटेंशियल 0, यहां पे जाओ तो भी पोटेंशियल 0, यहां पे जाओ तो भी पोटेंशियल 0। तुम बोल रहे हो कि क्यों सर, कैसे कैसे कैसे, क्या बात कर रहे हो? अरे यार ये डायपोल फॉर्म कर रहा है क्या? प्लस माइनस दोनों के बीच का सेपरेशन, और डायपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला तो याद कर, V ड्यू टू डायपोल वाज इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ Q1 हमारा पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारा P वेक्टर आ गया है, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा? R वेक्टर। अब बच्चे देख लो P वेक्टर और R वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो चुका है? 90 राइट। तो ये एक ऐसा प्लेन मिल जाएगा बच्चे जिस प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। और अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल भी तो हो गया है, और अगर किसी सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है तो उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम दिया है। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. सो दिस ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दैट विल बी नॉर्मल टू AB। ये किसके नॉर्मल हो जाएगा? AB के नॉर्मल हो जाएगा। अरे यार नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये जो तेरा प्लेन मिल रहा है वो AB को क्या है? परपेंडिकुलर ही है ना? अरे नहीं आई तेरे को बात समझ में? देख तो सही, डायपोल है,
डायपोल है तो kp cos थीटा बाय r स्क्वायर लगाया, थीटा की जहां पे मैंने 90 रखा, तो ये जैसे ही 90 रखा डायपोल की वजह से पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया। तो उस हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, 0। तो इसके लिए सिर्फ उसका क्या रहना जरूरी है, नॉर्मल रहना जरूरी है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दीज थिंग, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 बता दो कि द प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। और रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज two equal and opposite charges are separated by some finite distance, that means they are making a electric dipole, right? ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है एंड इसके नॉर्मल पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हर पॉइंट पे 0। अरे आ रही है ना बात समझ में? Yes, sir. तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डायरेक्शन निकालना है, राइट? तो if you remember what is the direction of electric field at every point of the surface? Positive to negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव। Positive. अभी इसको थोड़ा और स्पेसिफिक हुआ जा सकता है। प्रीत बिल्कुल सही आंसर है आपका। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एंगल बताओ दोनों के बीच में। Perpendicular. यस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू दी प्लेन। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन था, याद करो 3 चीजें बताई थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। वर्क डन 0 होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एंड तीसरा पॉइंट यार याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कितने डिग्री पर होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। वेल डन प्रीत, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्या बात ये? हाँ जी हर्ष बोलिए। बट सर इसमें हमको ऐसा नहीं पूछा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी? नहीं, इक्विपोटेंशियल बता दो दिया ना यार। अ प्लेन विच इज नॉर्मल टू दिस लाइन ए बी, एक ऐसा प्लेन जो ए बी को नॉर्मल है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, राइट? एंड उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। सही है ना? Yes. Done. Finished. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बताइए फटाफट, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? Charge of 8 microcoulomb is 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge minus 2 into 10 raised to 9 coulomb minus 9 coulomb from a point T 0,0,3 centimeter to a point Q 0,4 centimeter, 0 via a point R 0,6,9. कोई मेरे को बताएगा इलेक्ट्रिक फोर्स किस टाइप की होती है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, किस टाइप की फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है ना ऋतुराज? इंडिपेंडेंट होता है। यस सर। हाँ डिपेंड करता है, राइट ना ऋतुराज? क्या सर? अरे कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन बच्चे पाथ पे तो डिपेंड करता ही है ना? यस यस। हाँ देखा, तू फंस गया। मैं तेरे को इसीलिए फंसा रहा था। मैं यार तू ये शीट में मैंने थर्ड पॉइंट में क्या लिखाया था यार, कैसी बात करता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। कैसे ऐसे लोचे करने का यार है ऋतुराज, जैसे ऐसे ओके सर। तो बता वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। किससे? पाथ से। कौन? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स या जनरलाइज करके तू और कुछ बोल सकता है उनको? जनरलाइज करके सर। जनरलाइज करके कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है चलो। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन तो बच्चे अगर डिपेंड नहीं करता है पाथ के ऊपर, तो एक जो लास्ट में आपको लाइन दी हुई है ना, वाया अ पॉइंट दिस दिस दिस, तो भाड़ में गया अपने लिए, है ना? मीनिंग ही नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि भाई ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन रास्ते के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो रास्ता गया भाड़ में।
है ना? कौन सा पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट गया, कब दिल्ली आया, कब लाहौर गया, मैं उत्थे छोड़ आया, मेरे को मतलब ही नहीं है उन सब बातों से, है ना? ठीक है, अरे समझ में आई क्या बात तुमको? यस सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। कोई खास दम नहीं है न्यूमेरिकल में यार। तुम सोचो, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, तुम कित्थे से कित्थे जा रहे हो? बोलो, कहां से कहां जा रहे हो? वो कहां से कहां जा रहे हो? From point P to Q. P से Q जा रहे हो। तो मेरे को बताओ फाइनल पॉइंट कौन सा है? फाइनल पॉइंट कौन सा है? Q. वेरी गुड। इनिशियल बता दे बच्चे, मजा आ जाए। P. 2 पॉइंट तेरे को मिल गए, बोल पोटेंशियल 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे हाँ या ना? यस सर। बिकॉज पोटेंशियल तो लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। अब भाई 2 पोटेंशियल है तेरे पास, 2 पोटेंशियल है तेरे पास, तेरे को बताना है वर्क डन कितना होगा। देख ढूंढ इसमें से फॉर्मूला, वर्क डन कितना होगा 2 पोटेंशियल के लिए। W is equal to delta V into Q. बहुत बढ़िया। W इज इक्वल टू Q टाइम्स V2 माइनस V1 या Q टाइम्स डेल्टा V। क्लियर है क्या? मतलब सबसे पहले तेरे को क्या निकालना पड़ेगा? अरे बोल 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 बोल। V2 minus. V2 नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, और ये क्या है? V1 नहीं, पॉइंट इनिशियल पॉइंट का Initial पोटेंशियल। ठीक है, अब भाई साहब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकलवा के देगा कौन? हमारे फूफा जी आएंगे क्या? नहीं, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा V इज इक्वल टू KQ बाय, बोलो बोलो बोलो, R. आर स्क्वायर। ये भाई આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ નહીં શોધવાની લ્યા, આપણે પોટેન્શિયલ શોધવાનું છે। આર સ્ક્વેર વાળીએ लोचा ना मार मेरे भाई, लोचा मत मार यार फॉर्मूले यस में। सर सॉरी। ओके ठीक है ठीक है, ऐसा बुरा नहीं मानना, ठीक है? फालतू की एक्टिंग कर रहा था मैं, बहुत गंदी वाली। आई नो। ठीक है, वी क्यू फाइंड आउट करते हैं पहले बच्चे। क्यू पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, क्योंकि क्यू पॉइंट के ऊपर आपने एक छोटा सा चार्ज ही रखा हुआ है, ये 8 मिली कूलम्ब ही पोटेंशियल लगा रहा है। हर्ष मेरे को बताओ मूव किसको करवाना है? -2 वाले चार्ज को मूव कराना है या 8 मिली कूलम्ब को मूव कराना है? -2 वाला। -2 वाले को मूव कराना है, यानी पोटेंशियल किसकी वजह से लेना पड़ेगा? 8 वाले की वजह से लेना पड़ेगा, है ना? नो नो सर, नो मतलब सर पीसा नहीं होगा। अरे मूव ये कर रहा है राइट, ये मूव कर रहा है, तो अपने को ये जो हमारा है ये बच्चे W इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1 में ये Q हो गया राइट, ये Yes. Q हो गया। तो ये किसके पोटेंशियल में मूव कर रहा है? इसी चार्ज के पोटेंशियल में मूव कर रहा है ना। तो हम Yes. पोटेंशियल किसकी वजह से निकालेंगे? इस कैपिटल Q की वजह से निकालेंगे, और दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस में स्मॉल q का मल्टीप्लाई कर देंगे। VQ निकालना है बच्चे, फॉर्मूला हो Sir. जाएगा। हाँ जी, सर वो लास्ट पार्ट रिपीट करना। कौन सा वाला बच्चे बताओ? सर वो पोटेंशियल किसका निकाल? देखो यहाँ पे मैंने बच्चे एक 8 मिली कूलम्ब का चार्ज रख दिया है, ये रहा मेरा 8 मिली कूलम्ब का चार्ज, बोल सही है? यस सर। अब एक -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब के चार्ज को यहां से यहां लेके जाना है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से कितना है वो निकाल लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है इसकी वजह से वो निकाल दिया, राइट? और फिर यस सर। Q इंटू V2 माइनस V1 कर दिया। मतलब V2 और V1 दोनों ही किस चार्ज का निकालना है? ये वाले चार्ज का निकालना है, राइट? यस सर। ओके, सो V at point Q will be KQ divided by R। अब प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे पास R की तो वैल्यू है ही नहीं, लेकिन तुम देखना तुम पाओगे ना कि यार बड़ा ही उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन है। R बड़ा ही सिंपल है यार, Q पॉइंट पे R निकालना है। तू याद कर R की वैल्यू ऐसे केसेस में तूने निकाल रखी हुई है। अरे यार स्टैंडर्ड 11th डिस्टेंस निकाल इस पॉइंट का, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस होगा 10th स्टैंडर्ड के अंदर? 0 माइनस 0 का स्क्वायर, याद हो तो ऐसे 0 स्क्वायर करते थे, प्लस 4 का स्क्वायर करते थे, प्लस 0 का स्क्वायर कर देते थे। 0.04। यस, तो सेंटीमीटर में बच्चे व्हेन वी आर टॉकिंग इट विल बी 4 सेंटीमीटर, और मीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो तो 4 इंटू 10⁻⁻²। सही है ना केवल?
तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, ये हमारा Q पॉइंट का पोटेंशियल है। P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, इट विल बी KQ डिवाइडेड बाय RP। अब मैं आपसे बिना पूछे ये पार्ट लिख दे रहा हूं, आई होप आप बुरा नहीं मानोगे और ये समझ पाओगे कि हमने क्यों ऐसा किया हुआ है। बच्चे R ऐसे इस पॉइंट का भी निकाला है, रूट ऑफ पहले पॉइंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस तीसरे कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, राइट? तो ये आ गया अपना आंसर। अब हमें क्या करना है, W निकालना है। तो बच्चे इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, Q इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल तो इतना है, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻2 माइनस P पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, KQ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻2। अब मेरे महारथियों सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। KQ कॉमन है, बाहर निकाल दो इज्जत से। -6 into 10⁻8। फाइनल आंसर बता रहे हो बच्चे आप ये? नहीं सर, ये सर वर्क डन का 1.272 आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, आई एम स्टिल गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस। 30 सेकेंड का टाइम और ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। भाई 30 सेकेंड बोला है, ध्यान रखना इस बात का। यस सर। 1.27 जूल एक तो आंसर मेरे को ये मिल रहा है। बाकी और भी अगर कोई कुछ सोच रहा हो तो प्लीज वेलकम है आपकी थॉट का। आई थिंक 30 सेकेंड कंप्लीट हो ही चुके हैं। यस यार अब बता दो फाइनल आंसर क्या है। 1.2 जूल। 1.2। ठीक है, सो 1.2 जूल इज द राइट आंसर। डन। सर इसमें Q 1.27 -2 वाला होगा ना? नहीं, यही यही गड़बड़ है दोस्त, माइनस नहीं होगा। देख यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी है, यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू छोटी है, तो 1 डिवाइडेड बाय, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो एक्चुअली उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। आंसर तेरा इधर भी माइनस में आएगा, क्यू भी माइनस में है, माइनस का माइनस के साथ टक्कर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस। भाई बाकी लोग भी वीडियोस ऑन कीजिए यार, ये वीडियो क्यों बंद कर देते हो? हेलो, चलिए, सो ये आपको मिल चुका है इस पॉइंट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं, सेक्शन डी वाले, है ना? थोड़े थोड़े मजबूत वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन नंबर बताइए एंड देन वी विल डिस्कस विद इट। बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर? 19। ओके, एक बार रीड करो क्वेश्चन, क्योंकि देखते ही ऐसा लग रहा होगा ओ भाई एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। रीड करूं सर? नहीं, एक बार पहले आप अपने लेवल पे रीड कर लो, देन आई विल गिव यू अ चांस टू रीड द क्वेश्चन। सर इसका प्रीवियस पेज दिखाओ। इसका प्रीवियस पेज ये? यस सर।
Pranali, please read the question number 19. If one of the 2 electrons of H2 molecule is removed, we get the hydrogen molecule ion H2. In the ground state of an H2, the 2 protons are separated by roughly 1.5 and the electron is roughly by 1 from each proton. Determine the potential energy of the system. Specify your choice of the zero of the potential energy. Okay. So क्वेश्चन तो हो चुका है खत्म. किसी को कुछ भी अगर इस क्वेश्चन के बारे में बताना है, if anyone want to share anything, I will welcome the suggestions. सर ट्राई करूं? हाँ जी प्लीज. सर मेरे को सर क्वेश्चन उसमें में बोला doubt- गया क्वेश्चन अलग है, दैट इज फॉर श्योर. इसीलिए बच्चे मैंने आपको ये चांस दिया है एक बार फिर से. यस ही, आप कुछ बता रहे थे. हाँ सर, उसमें ऐसा बोला गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 थे, उसमें से एक रिमूव कर दिया है और 2 प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस दिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन का सर 2 प्रोटॉन से डिस्टेंस दिया हुआ है. तो फिर सर 2 प्रोटॉन्स की सर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे और वो प्रोटॉन की सर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर दोनों को सम अप कर देंगे, तो आ जाएगा सर शायद आंसर. ओके ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. बच्चे पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर आप मेरे से बात करोगे ना, तो आई विल से मेरे पास एक ही रामबाण फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज U is equal to K Q1 Q2 divided by R. क्या आप भी इस बात से अग्री करते हो? यस. Where K is कोलंबियन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9 into 10⁹ होती है, राइट? चलिए, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, डाइहाइड्रोजन जो बच्चे हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन में से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज, हमको मिलेगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो H2 पॉजिटिव आयन मिलेगा, सही है ना? H2 प्लस मिलेगा. अरे यार, इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो कैसा बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है. इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, पॉजिटिव बन गया. बस इतनी सी बात बताइए. इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2, 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम. 2 प्रोटॉन्स के बीच का सेपरेशन दिया है. 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम. ये इतनी बात आगे बताई हुई है. एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच होता है, यानी दोनों से 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस उसका होता है रफली. ये सारी वैल्यूज रफली दे रखी हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन इज डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और फिर आगे एक चीज और बोली हुई है, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये. अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां 2 चीजों की बात की हुई है. एक तो है इलेक्ट्रॉन. कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to minus 19. बच्चे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक प्रोटॉन है और यहां पे एक प्रोटॉन है. क्या आप लोग अग्री करते हो? अरे यार, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि He2 प्लस बन चुका है. 2 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 2 में से 1 बाहर चला गया, तो अब कितना बचा है? 1 ही बचा है ना, है या ना? यस सर. तो अब बच्चे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, द्विज मुझे बताओ एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? Sir, -1.6 into 10⁻⁻19. प्रोटॉन पे माइनस में चार्ज होता है द्विज? No, sir. 1.6 ही आएगा. यस, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. और बच्चे इसको मैं लेट्स से Q2 बोल दे रहा हूं, दूसरे नंबर का चार्ज. इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसको मैं Q3 बोल रहा हूं. इस पर चार्ज हो जाएगा -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम.
इन दोनों के बीच का यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का एवरेज डिस्टेंस आपको दिया है 1 एंगस्ट्रॉम का, है ना, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम का। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी U कैन बी रिटन एज, बच्चे U एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी आएगी, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन की एनर्जी आएगी, फिर ये वाले प्रोटॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वाला टॉपिक खत्म करने के जस्ट बाद वाले टॉपिक की डिस्कशन कर रहा हूं, प्लीज नोट्स ओपन कीजिए एंड उस पॉइंट को देखिए। So this can be written as K Q of proton divided by R between protons plus ये protons वाली कहानी खत्म हो गई, ये दोनों की बात करते हैं। K Q of proton Q of electron divided by R of proton and electron, इसको हम P dash बोल दे रहे हैं, ठीक है। So here Rp dash is going to be 1 angstrom. It is equal to 1 into 10 is to minus 10 meter. And Rp is going to be 1.5 angstrom, which is going to be 1.5 into 10 is to minus 10 meter. कोई और टर्म इसमें आएगा क्या बच्चे? देखो ध्यान से। Yes sir. ये एक टर्म आपने इंक्लूड कर लिया है, ये एक टर्म आपने इंक्लूड कर लिया है, अभी एक टर्म मिसिंग है एंड दैट टर्म इज दिस, इसकी एनर्जी मिसिंग है। तो ये एनर्जी भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हो जाएगा बच्चे, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन, यू कैन राइट इट एज K QP QE डिवाइडेड बाय RP डैश। वैल्यू रख के अब सॉल्व कर सकते हो क्या इसको, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सो सॉल्व करना मैं आपके कंधों पे, मजबूत कंधों पे रख देता हूं। आई होप आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे हमने रेफरेंस जीरो क्या कंसिडर किया था? Infinity. यस, आंसर आ गया आपका। स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, योर आंसर विल बी इंफिनिटी। आ रही है क्या बात समझ में? अरे यार, के की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है बताओ? 9 into 10 is to 9। QP फिक्स है, कॉमन आ रहा है, पता है के QP कॉमन आ रहा है, इज्जत से इसको कॉमन निकाल दो। सो के या ऑलमोस्ट सभी कॉमन आ रहे हैं, बट ठीक है के QP को ही हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर बचेगा बच्चे QP बाय RP, यहाँ हो जाएगा QE बाय RP डैश, यहाँ पे भी हो जाएगा QE डिवाइडेड बाय RP डैश। यार गुजरात बोर्ड का स्टूडेंट होकर के अगर कैलकुलेटर यूज करके भी तुम इसका आंसर नहीं लेके आ पा रहे हो तो भाई धब्बा है तुम्हारे ऊपर, तुम फिर कलंक बन रहे हो। इंफिनिटी नहीं आएगा ना? नहीं, इसका आंसर सर थोड़ी माइनस infinity आएगा। 9। हाँ जी, माइनस सर माइनस 19.2 आ रहा है मेरे में से। माइनस 19.2 यस ठीक है, सर, जो मतलब इस यस सर। माइनस 19.2 क्या जूल में, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Electron volt. आई एम डैम श्योर कि तुम में से किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है। आई एम 100 हाँ सर, क्योंकि वो 1.6 and है, इसको 700% -19 से sure। डिवाइड करेंगे तो आ अरे जाएगा। पहले मेरी बात सुनो। आई एम 1000% श्योर कि तुम में से किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है ना, है ना, है ना? देखो एक के चेहरे बता रहे हैं झूठो। अबे पहले तुम्हारा आंसर ये आ ही नहीं सकता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करना है बाद में। तो बच्चे पहले स्टेप में आपका आंसर -19.2 कतई नहीं आ सकता है। वे झूठ भी इतना बोलो। -30.72 जूल। अब मतलब तूने जस्ट उसके ऊपर वाली लाइन रीड कर दिया। वाह, अबे मेरे नन्हे मुन्ने साइंटिस्टों। ठीक है, कोई बात नहीं। -10⁻19 भी
ठीक है, ठीक है, हम भरोसा कर लेते हैं आपके ऊपर। ठीक है, गुड। तो बच्चे इन शॉर्ट आपको इसे सॉल्व करना रहेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में। अरे बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb disturbed uniformly on its surface. First, what is the electric field inside the sphere? Second, what is the electric field just outside the sphere? And third, what is the electric field at a point 18 centimeter from the center of the sphere? थैंक यू सो मच प्रणाली। चलिए बच्चे, आर की वैल्यू दी है, इट इज 12 सेंटीमीटर। हमने इसको लिख दिया 12 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, चार्ज आपको दे रखा है, हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया और उसको लिख दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सबसे पहला पार्ट जो आपसे पूछा हुआ है दैट इज इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछती है। क्वेश्चन में ध्यान से जब आप एक लाइन को नोट करोगे ना, तो लास्ट में खोपचे में छुप के बैठा हुआ है यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। अरे एकदम कोने में दिख 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 एकदम लास्ट में कहीं पे छुप करके बैठा हुआ ये वर्ड। देखना ही नहीं है तुमको यार, तुम Yes, जिद्दी sir. इंसान हो गए, सारे के सारे स्टबर्न हो गए। देखो देखो देखो, मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ है। यस सर। बिल्कुल सही है प्रीत, क्या बात है। अब बच्चे देखो, ये आपका स्फीयर है, चार्ज पूरा सरफेस के ऊपर है, और तुमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वो इनसाइड दी स्फीयर निकालनी है, राइट। अब अगर लास्ट लेक्चर की बात आपको याद हो तो मैंने कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई थी, याद है क्या? कंडक्टर की कुछ 4 प्रॉपर्टीज करवा दी थी। पहली प्रॉपर्टी कोई मुझे बता सकता है? पहली ही प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। धन्यवाद। तो क्या रिलेट कर पा रहे हो इस बात को? यस सर। यार क्वेश्चन के अंदर ही बोल रखा है ये स्फीयर कंडक्टर है। स्फीयर कंडक्टर है, अंदर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और अपना कंडक्टर के लिए जो रूल है ना, 6 थंब रूल अपने बनने वाले हैं, जिसमें से 4 मैंने आपको बताए थे, 2 बाकी था। और उस टाइम पे जब मैंने आपको पहली बात बताई थी तो दैट वाज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। स्टेटमेंट लिख के 0 लिख दोगे, कोई मार्क्स कट कर सकता नहीं है। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है बच्चे, गॉसेस लॉ अप्लाई कीजिए। गॉसेस लॉ अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड सरफेस के ऊपर जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब जरा देखो, अंदर कोई चार्ज आ रहा है क्या? अरे यार सारा चार्ज तो सरफेस पे पड़ा हुआ है, अंदर कोई चार्ज थोड़ी आया, तो ये 0 बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और कंडक्टर के प्रॉपर्टीज का भी हवाला दे सकते हो, दोनों चीजें चल जाएंगी। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। बताइए क्या है सेकंड पार्ट में? जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो एक चीज नोट करके लिख लो, नोट डाउन कर लो, ऐसा फुटनोट या बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तरीके की चीज में लिख दो। Charge on any sphere, charge spread on any sphere is assumed to be concentrated on its center. Is assumed to be concentrated on its center. मतलब ये पूरे सरफेस के चार्जेस की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इससे अच्छा इसका इक्विवेलेंट पार्ट ही बताया गया है आपको, कि इससे अच्छा आप ऐसा कुछ अज्यूम कर लो कि ये पूरा का पूरा चार्ज किसके ऊपर रखा हुआ है? सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। सच में ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज को आप ऐसे भी ट्रीट करो, दोनों से ही आंसर कैसा आता है? सेम आता है, राइट। और ये चीज आपने देखा था 1.6 पेज नंबर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पेज नंबर 1 पे डिस्क्रिप्शन है,
2 के ऊपर लैम्बडा वाली बात है, 3 के ऊपर सिग्मा वाली बात है, 4 के ऊपर ऊपर की तरफ 2 प्लेट वाला होगा। और हाँ, तो ये पेज नंबर 4 ऑफ 1.6, यस, पेज नंबर 4 ऑफ 1.6, उसके अंदर आपको ये डिस्कशन दिया हुआ है, जिसमें स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में निकालने को बोली हुई है, राइट। तो वहां से जाकर के आप देख सकते हो। E इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, लगा दो, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी E इज इक्वल टू आपको अप्लाई करना है कि Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब R कितना हो जाएगा, सेंटर 18 से डिस्टेंस सेंटीमीटर। कितना दिया है, यस 18 सेंटीमीटर। सो इट इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट लिखना मत, ठीक है, हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, ओके। आपकी ऑब्जर्वेशन है क्या जो ऐसा करवाने लायक हो? हाइड्रोजन, हाँ करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर दीजिए। एक मिनट मैं बोलता हूँ, वही रीड करेगा, देखता हूँ है वो मीटिंग में या नहीं है। हाँ भव्य, मैं तेरे पास ही आ रहा था। यस Yes, sir. In a hydrogen atom, the electron and proton are bound at a distance of about 0.53 angstrom. First, estimate the potential energy of the system in EV, taking the zero of potential energy at infinite separation of the electron from proton. What is minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of the potential energy obtained in first? What are answers to A and B? Above it, zero of potential energy is taken at 1.06 angstrom separation. अगेन बच्चे, ये भी जो क्वेश्चन जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बिलोंग करता है हमारे एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज वाले पार्ट को। एंड एज आई टोल्ड यू कि भाई एडिशनल एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग के होते हैं। सो डोंट वरी, हम इसको भी अपनी उसी टेक्निक के थ्रू ही बीट करने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज जो बच्चे हमारी पूरी टेक्निक में थी, हम क्या कर रहे थे, एक कहाँ गया यार, ये फॉर्मूला लिस्ट मेरा गायब हो गया। नहीं ये नहीं है, हाँ ये रहा, ये ओके ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो हम इसको भी ट्रीट करेंगे अपने उसी मेथड के साथ। देख लो, ये रहा हमारा पूरा फॉर्मूला चार्ट, इसी के अंदर से ही हम फॉर्मूले यूज करके चीजों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आप समझ सकते हो ये आपको क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस है यार, डिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस यानी कि आर दिया हुआ है। बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, सो वी कैन से कि दिस इज नथिंग बट आर इज इक्वल्स टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट करवाओ फटाफट इसको, बताओ क्या आएगा आंसर। 0.53 into 10 raised to the power minus 10. 0.53 into 10⁻⁻10 मीटर, ये हमने लिख दिया। पहला पार्ट पूछा हुआ है, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल के देनी है। चलिए, सो बच्चे इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था, U इज इक्वल टू, एक तो प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे के लिए मैंने ये कर दिया, देख लो। अरे ठीक है ना, अरे Q1 प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। बताओ भाई, Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, क्या फॉर्मूला लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी का? Q1 by R। बहुत बढ़िया। 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19
और Q2 की जगह पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R की जगह पे 0.53 इंटू 10⁻⁻10। यार जीबी का स्टूडेंट अगर अब मेरे को यहाँ से बोल देता है कि सर कैसे सॉल्व करूं, मजा नहीं आएगा दोस्त। आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास है सर कैसे सॉल्व कर कैलकुलेटर। हाँ जी सर, सॉल्व कैसे करूं? कैलकुलेटर का यूज करके भाई। यहां पे आपका आंसर आएगा जूल में, और क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नोट करके लिख लीजिए, नोट फॉर कन्वर्जन ऑफ from joule to electron volt. For conversion of energy from joule to electron volt, हाईलाइट करके इस चीज को लिख लेना कहीं पे, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने से डिवाइड कर देना है। तो जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे आए बच्चे, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। फाइनल आपका आंसर रेडी हो जाएगा। सर 27.1 EV। 27.1 राइट? यस सर। ठीक है, तो -27 आएगा ना? यस एग्जैक्टली, -27.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना ये माइनस माइनस के सिंबल में तुम लोग बहुत गड़बड़ी कर रहे हो यार। अब अगर हम इतने डिटेल्ड में एक एक न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आप ये छोटी छोटी गलतियां ना करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा देखो, मिस्टेक करना इज नॉट अ क्राइम, लेकिन यार एक ही मिस्टेक को बार बार करते रह जाना ना, वो क्राइम है। तो बच्चे पहली बार तूने मिस्टेक की, ठीक है अच्छी बात है। दूसरी बार कर दी, कोई नई वाली चल जाएगा। तीसरी बार कर दी, ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर तूने वही मिस्टेक बार बार रिपीट की ना, ऑनलाइन थप्पड़ पड़ेंगे तेरे को, ध्यान रखना। तो अगर इच्छा हो ऑनलाइन चाटे खाने की तो मेरे को तुम बताना, हाँ ठीक है। ऐसे झोल नहीं करना तुम लोग। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, what is the minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half of the magnitude of the potential energy obtained in A? मीनिंग समझ में आया क्या किसी को? अरे मीनिंग समझ में आया क्या किसी को? क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपसे मिनिमम वर्क कितना होगा टू फ्री द इलेक्ट्रॉन given that its kinetic energy in the orbit, kinetic energy ke, kinetic energy जो है it is half of the potential energy, so it will be equal to u divided by 2। समझे क्या इस बात को? half of the potential energy, u by 2 is equal to kinetic energy। हो गया ना? u की वैल्यू अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है बताओ? अरे ये निकाला ना अभी तुमने, -27.1 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं, बताइए क्या आएगा आंसर इसका? 13.58 नेगेटिव, -13.5 EV। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। देखो, what is the minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half of the, अब इसके बाद वाला वर्ड जुड़ा, थोड़ा एम्फेसाइज करके रीड करो, ऐसे दम लगा के रीड करो। मैग्नीट्यूड। यस, तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। तो ये जैसे ही आप लगाओगे ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो आप इस चीज को, क्यों हमने इस मैग्नीट्यूड लगाया? बिकॉज क्वेश्चन खुद चीख के बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यार मैग्नीट्यूड लेना पड़ा। ठीक है, सो योर आंसर विल बी प्लस ऑफ 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ हाँ, और वर्क डन आपसे पूछा हुआ है राइट? सो चलिए
पहले इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 13.5 है, प्लस पोटेंशियल कितनी है -27.1 है। सॉल्व कीजिए, ये आपका -13.5 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। अरे ठीक है, क्या समझ में आई ये बात? और 13.6 है माइनस में ही ना सर। यस। तो बच्चे टोटल एनर्जी जितनी है इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर इतना वर्क आपने कर दिया तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। सर वर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ, वर्ड पॉजिटिव होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जो मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड है दैट विल बी -13.5। ओके सर। W was equal to नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है, तो टोटल एनर्जी है ना। यस ठीक है? सर। डन। थर्ड पार्ट आप इसका ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसे डील कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टाइम तो हॉलीडे ही है, मजे करो।